Good morning, students. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Fine, very good. So today we are going to study of mathematics class 6 and 7. There is a topic ratio. क्या टॉपिक है? रेशियो. तो रेशियो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. Do you have any idea about ratio? No, sir. Okay. Okay, ratio. Ratio just like a fraction. रेशियो क्या है? फ्रैक्शन है. और फ्रैक्शन तो पता है ना. फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है. यानी कि ऊपर वाले क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. तो उसी तरह रेशियो भी क्या है? जैसे एक फ्रैक्शन है, उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? जैसे मान लिया आपने लिखा कि 5/9. ये हमारा क्या है? रेशियो है. यानी कि एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में रेशियो है. तो रेशियो को अगर लिखना होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5:9, क्योंकि रेशियो का ये सिंबल होता है. रेशियो का सिंबल क्या होता है? ये दो डॉट. रेशियो का क्या होता है? सिंबल. तो ये मैं रेशियो पता चल गया कि रेशियो जस्ट लाइक ए फ्रैक्शन and we can write the ratio is just like 5/9 is equal to 5:9. अब इसमें दो टर्म है, एक 5 और 9. तो इसमें क्या होगा? 5 और 9. इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म. और इसको सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म का एक स्पेशल नाम है, इसको एंटीसीडेंट बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एंटीसीडेंट. ठीक है. और इसको कॉन्सिक्वेंट. ठीक है. फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट. अब रेशियो को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म. यानी कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा करना होगा? तो ये ऑलरेडी 5:9 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ अगर 1 हो, यानी ये दोनों किसी से कटने वाला नहीं हो, दोनों किसी से कटने वाला नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म. तो ये तो 5 और 9 किसी से नहीं कटेगा, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा. तो इसलिए ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है. लेकिन अगर इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, अगर लिख देता हूं इसको 10:18, यानी कि 10/18 हो गया. तो क्या आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये 2 से कटने वाला है, ये भी 2 से कटने वाला है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जिस नंबर से ये दोनों कटने वाला है उसको डिवाइड कर देंगे. जैसे इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो 2 से कटने वाला है, तो 2 से कट करने के लिए 5, 2 से कट करने के लिए क्या होगा? 9. यानी कि 5/9 इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 5:9. तो ये समझ में आ गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने क्या होता है? उस पे एचसीएफ 1 आना चाहिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से. 2 दोनों का एचसीएफ आना था, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया? 5:9. इसको पढ़ते हैं इज टू. ठीक है. रेशियो को ये सिंबल पर इसका पढ़ेंगे ऐसे इज टू, यानी कि हम पढ़ेंगे इसको 5:9. यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे? लिखेंगे हम लोग 5:9 ऐसे पढ़ेंगे, या 5:9 भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. 5:9 भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा. अब इसी तरह इसका इक्विवेलेंट आता है. इक्विवेलेंट रेशियो ये क्या हो जाएगा हमारा? अब इक्विवेलेंट रेशियो यानी जैसे हमारा था ये 5/9 और दूसरा एक हमने लिया था 10/18. तो कंपेयर करने के लिए पूछा जाएगा क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो इक्विवेलेंट कहने का मतलब दो रेशियो अगर दोनों सेम हो, दोनों का रेशियो क्या रहती है? सेम. दोनों का निकाल कर देखते हैं. इसका रेशियो तो पता ही है 5:9 है. और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आया था? ये 5 और कितना आ गया था? 9. तो इसका भी आ गया था 5:9. तो हम कह सकते हैं कि 5/9 और 10/18 क्या है? इक्विवेलेंट. इसी तरह जैसे इक्विवेलेंट अगर लिखना होगा तो 5 कितना हो गया? 9. ये हो गया फिर क्या? 10/18. फिर इसी का इक्विवेलेंट जैसे हमने यहाँ देखा कि 5 का टेबल 2 बार पढ़ने पे 10 आया है और 9 का टेबल 2 बार पढ़ने पे. उसी तरह 5 का टेबल 3 बार पढ़ने में कितना आएगा? 15. और ये 27. ये सब क्या होगा? इक्विवेलेंट. अगर 4 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29.
9 का 4 क्या कितना आएगा 36। यानी ये सब हमारे क्या हो गया इक्विवेलेंट। सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद सबका रेशियो क्या आएगा सेम है, सबका क्या आएगा 5/9 ही आएगा, इसलिए हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट। तो समझ में आ गया व्हाट इज रेशियो? यस। रेशियो इज अ फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड हाउ इज टू डिफाइन 5/9 इज इक्वल टू 5:9 इसको पढ़ेंगे। फिर रेशियो का सिंबल हमने देखा, फिर देखा कि 5 और 9 को फर्स्ट टर्म में क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म में क्या बोलते हैं सबसीक्वेंट। फिर इसके बाद हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको HCF से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 10 और 18 का HCF कितना था 2 से कटने वाला था, तो 2 से काट कर हम देखा 5:9, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद से देखा हमने इक्विवेलेंट रेशियो, यानी कि जिसका सब जितने भी हमारे रेशियो हैं सबका सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद सेम है, उसको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट। जैसे 5/9 फिर 10/18 इसको भी कट करेंगे तो इतना ही आएगा, 15/27 इसको भी कट करेंगे तो इतना ही आएगा, 20/36। सो वी हैव कवर्ड हियर रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इक्विवेलेंट रेशियो। अब आते हैं प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने। सो नोट इट डाउन। ओके सर। तो प्रोपोर्शन को पढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं रेशियो का, कि रेशियो का जो भी हम निकालते हैं रेशियो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए बिल्कुल। जैसे हमने बोला कि अगर 4 मीटर और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट मीटर, तो इसका मीटर यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो इन दोनों का रेशियो निकालने से पहले उसका यूनिट को सेम करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर में करेंगे या नहीं तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 400 और डिवाइडेड बाई कितना 2। अब 2 से कट करेंगे कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। 200 आ गया नीचे 1, यानी कि ये हो गया 200:1, यानी कि 200:1। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद से हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन, अब इसमें क्या होता है कि जब दो रेशियो सेम होता है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि 5/10 का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कटने वाला है ना 1/2, ये आ जाएगा कितना 1/2। फिर अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 10/20 लिखे तो इसको भी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ गया 1/2। आप देख रहे हैं कि 5/10 का रेशियो कितना है 1/2, 10/20 का रेशियो कितना है 1/2। तो ये दोनों का रेशियो क्या है सेम आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि 5/10 और 10/20 क्या हो जाएगा प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में अगर हम लेंगे कोई दूसरा नंबर, जैसे कि कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 650, ये हो गया 6/50। इसका करेंगे तो कितनी बार मिल जाएगा 2/5, 3 से कट करेंगे तो 2/5, कितना आएगा 2/5 आ गया। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं इसी में से 12/30। अगर हम लेते हैं 12/30, अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पे 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 2 12 और 6 5 30, तो कितना आ गया 2/5। तो यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 2/5 आ गया, यानी कि इसका रेशियो कितना आ गया 2:4:5, यानी कि इसका आ गया 2:5 और इसका भी कितना आ गया 2:5। तो दोनों का रेशियो सेम हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 6/6 15 12 और 30 क्या है प्रोपोर्शन है, यानी कि लिख सकते हैं 6 15 कितना 12 और कितना 30 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन समझ में आ गया कि किसी भी दो रेशियो का, दो क्वांटिटी का रेशियो अगर सेम आएगा तो उसको क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन कहते हैं। अब प्रोपोर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख लेते हैं।
इसको इरेज कर देते हैं, फिर Yes. देखते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। तो अब देखते हैं प्रोपोर्शन। मैंने बताया था प्रोपोर्शन में अगर a is to b, प्रोपोर्शन का ये सिंबल है ऐसे 1:, और इसमें डबल लगा देंगे तो Proportion. प्रोपोर्शन। तो a is to b, फिर प्रोपोर्शन c is to d। D. अब चूंकि ये देखते हैं ये क्या है, बिल्कुल लास्ट में है और ये भी कितना है Last में। यानी कि ये First दोनों and last. बाहर है। तो इन दोनों को बोला जाता है, इन दोनों को ए और डी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। Extreme. ठीक है, एक्सट्रीम्स। और ये बीच वाले को बोलते हैं मीन्स। ठीक है, यानी कि ए और डी क्या होगा, एक्सट्रीम्स, और बी और सी क्या हो जाएगा, मीन्स। उसी तरह इसमें ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होता है। यानी पूछा जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन ए, सेकंड प्रोपोर्शन बी, थर्ड प्रोपोर्शन सी एंड फोर्थ प्रोपोर्शन डी। अब ये मीन्स और एक्सट्रीम का मतलब ये होता है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी क्या इक्वल होता है, ऐसे Means is BC इज इक्वल होता है AD। अब B और C क्या है, मीन्स है, ये किसका प्रोडक्ट है, मीन्स का। तो इसको वैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स equal इज to इक्वल टू, ये भी क्या है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ extreme. एक्सट्रीम्स। तो ये फॉर्मूला ही बन जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसको हम चेक कर सकते हैं कैसे, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने क्या लिया था, पिछला एग्जांपल था हमारा 6, 15, 12, 6, 15, 12 6, 12, 15, और 30. 30। ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, इसको वो चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो इसको हम फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं, या दो तरीके से कर सकते हैं, इनका रेशियो सेम करके। पहले हम क्या करें, पहला मेथड देखते हैं 6/15, इसका मैं रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से कटने वाला है ना, 2 कितना है, 2/5। फिर इसका भी हमने देखा था कि इसको 6 से कटने वाला है 2:5. ये हो जाएगा कितना। तो हमने देखा कि 2/5 आ गया, इसका 2/5, इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब इस मेथड से हम चेक कर लेते हैं, क्या लिखा गया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स में क्या आएगा, 15 और and 12। यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 12, 12. 15 मल्टीप्लाई 12, सॉरी 12 है, Equal to इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30. यानी कि 6 मल्टीप्लाई 30। इसको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, और इसका भी कितना आएगा, 180. तो हम देखेंगे दोनों इक्वल आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि 6, 15, 12 एंड 30 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में आगे पढ़ना है, आगे पढ़ते हैं मीन्स प्रोपोर्शन कैसे निकालना होता है। एक होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, और उसके बाद एक और पढ़ना है इसमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। Continue proportion. ठीक है, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यू प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। इतना क्लियर हो गया, Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, Yes. ओके, नोट इट डाउन। जैसे हमने अगर दो लिया ए और बी, दो क्वांटिटी है, Yes. इसका तो मीन्स प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन्स का मतलब बीच का होता है, बीच वाला तो दिया नहीं है। तो मान लेते हैं कि हमारा लेट कर लेते हैं, लेट मीन्स यानी कि मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक है। तो आप इसका मीन करेंगे तो हम लिखेंगे a is to x, फिर इसको प्रोपोर्शन के साथ क्योंकि मीन वाला है तो यहाँ भी रहेगा x is to b। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल टू फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा, ab। अब ये x का स्क्वायर है तो अंदर कितना आएगा, रूट ए बी, यानी कि x हमने क्या माना था, मीन्स प्रोपोर्शन। तो मीन्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे ऐसे, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यानी कि दो नंबर दिया रहेगा, दो भी क्वांटिटी कोई दी रहेगी, तो उसका मीन्स निकालना होगा, सिंपल उसका प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर निकाल देना है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूं 8 और 18,
8 और 18 का हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन। Yes. तो क्या लिखेंगे, ये हो गया, ये बी हो गया, यहीं पे मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 18। अब 8 में 18 से मल्टीप्लाई करो बच्चों कितना आता है, कितना 144। यस 144। तो 144 का स्क्वायर कितना आता है 12 आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या है 12 होगा। 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 18 इज इक्वल टू 12। तो मीन प्रोपोर्शन समझ में आ गया। अब फिर हम आते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो नोट इट डाउन। प्रोपोर्शन में आप यहाँ पे 3 क्वांटिटी लेते हैं, ए बी और सी लेते हैं। तो कंटिन्यू यानी कि इसके बाद बार कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन जब करना होगा तो लिखेंगे a is to b, फिर चूंकि ये b मीन वाला है तो यहाँ भी आ जाएगा ये प्रोपोर्शन का सिंबल b is to c, ठीक है। तो यानी कि क्या हमारा क्या होगा, ये भी मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ac। तो इसी तरह अगर b निकालना होगा तो अंडर रूट क्या आएगा ac आ जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट हम अंडर रूट ac कर सकते हैं, तो कंटिन्यू मिलेगा। या इसको हम दूसरे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका देख लेते हैं। कंटिन्यू अगर निकालना होगा अगर मैं ये लिख दूं 35 and x are in क्या लिखेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो क्या निकालना है हमें वैल्यू ऑफ डिफाइंड x में सिंपल इंग्लिश में। तो हमें पता है कि कंटिन्यू में लिखना होगा तो जो बीच वाला है उसको दो बार लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या 12 is to 35 फिर प्रोपोर्शन 35 is to x। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है एक्सट्रीम्स। तो चूंकि यहाँ पहले हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या आएगा 12x, यानी कि इसको अगर लिखना होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे ऐसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करना हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखेंगे तो 12 में x से करेंगे कितना आएगा 12x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। क्या लिख देंगे 35 मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना होगा तो 35 मल्टीप्लाई 35 और डिवाइडेड बाय कितना है 12 आ गया। अब इससे कटने वाला है ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। 12 की जगह क्या कर लेते हैं 25 ताकि और समझ में आ जाएगा। इसको 25 ले लेते हैं, 25 करेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 25x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ये आसान हो जाएगा काटने के लिए। अब 5 से कट करो कितना आ जाएगा ये और ये 7, 5 से कट करेंगे कितना आ गया 7, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 49। तो यानी कि हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। तो पूछा जाएगा कि 12 नहीं, अब यहाँ पर 25 ही कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करते हैं 25 35 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो फाइंड x। तो हमने देखा कि 25 is to 35 फिर प्रोपोर्शन 35 is to x। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 25 मल्टीप्लाई x तो करेंगे 25x आएगा। फिर इज इक्वल टू क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये दोनों आएगा। तो इन दोनों का हमने किया 35 into 35 x की वैल्यू निकालेंगे तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसको काटने के बाद कितना आता है 49। तो ये सब बेसिक था हमारे रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को करके लाना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे